यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में लेसन 8 पढ़ेंगे द फर्स्ट एम्पायर। देखिए, फर्स्ट एम्पायर पढ़ने से पहले बच्चों में आपको अशोक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि लेसन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें अशोक के बारे में बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोग पहले करेंगे। अशोक एक ऐसे सम्राट है जिन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। इन्होंने कहा था कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, और इन्होंने ये भी बात कही थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे और मेरे पोते भी युद्ध को नहीं करेंगे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न रहे, अब अपन ये पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। और उनके देखिए इनके शासनकाल में चाणक्य या फिर कौटिल्य, ज़्यादा नाम चाणक्य आता है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो ये बहुत ही होशियार और हर चीज़ में दक्ष इनको माना जाता है। और देखिए बच्चों, वंश किसे कहा जाता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश कहा जाता है। और मौर्य वंश के जो 3 महत्वपूर्ण राजा हुए वो है चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। इसके बाद देखिए साम्राज्य और राज्य। आपने राज्य भी सुना है और साम्राज्य भी सुना है। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि राज्य क्या है और साम्राज्य क्या है। देखिए, जो साम्राज्य होते हैं ये राज्य से बड़े होते हैं, इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, और साम्राज्य में हम उसके शासक को सम्राट बोलते हैं। ठीक है, देखिए बड़ी सेना होती है, साम्राज्य का जो शासक है उसको सम्राट कहा जाता है, और राज्य में जो शासक होता है उसको राजा कहा जाता है। ये मैंने आपको राज्य और साम्राज्य के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है इसका प्रशासन। ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेसन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगी। देखिए, इसमें क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य है ये बहुत बड़ा है, और इन्होंने अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से इसका शासन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस सब के ऊपर सम्राट का बिल्कुल सीधा कंट्रोल था। इसका मतलब ये है कि इलाके के गांव, शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी ये कर जो टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स कलेक्शन के लिए राजा ने बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। अगर कोई भी राजा के आदेश का उल्लंघन करता था तो इनका पनिशमेंट भी इनको मिलता था। जो आपके संदेशवाहक हैं ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और मतलब ये लोग देखते थे कि अधिकारी जो है कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। इन सब के ऊपर इनकी नज़र रहती थी, और सबके ऊपर किसकी नज़र रहती थी? सम्राट की। तो देखिए, ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, अशोक ये एक बहुत ही अनोखा, इनको कहा जाता है ये अनोखा सम्राट है। अनोखा सम्राट या अनोखे क्यों थे ये, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। इन्होंने अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए, यानी कि हर व्यक्ति को इनकी बात तक पहुंचे, इन्होंने बहुत सारे कोशिशें करी। इन्होंने बहुत ही सरल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया। प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि के अंदर इन्होंने अपना अभिलेख लिखवाए, और पत्थरों पर जो उन्होंने काम करवाए ये बहुत सरल भाषा में था इनका। इसके बाद देखिए, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये भी अशोक ने अभिलेख लिखवाया था, पूरे कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए। इन्होंने कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय प्राप्त की, यानी कलिंग युद्ध के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त करी। इसमें क्या था? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। देखिए, इस युद्ध के बाद अशोक को अपार मतलब बहुत ज़्यादा दुख मिला था। ठीक है, तो इसमें ऐसे लोग थे, मतलब ब्राह्मण भी थे, श्रमण भी थे जो मारे गए, जिनका बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई भी दोष नहीं था। ठीक है, इसके होने के बाद इनको क्या लगा
कि इसमें मैंने बहुत सारे प्रियजनों को, ऐसे लोगों को खो दिया है जिनका इसमें कहीं दोष नहीं था। अब अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ। इन्होंने इसके बाद अपना एक धर्म बनाया, यानी धम एक धम बनाया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि मैं इसके द्वारा दूसरों को शिक्षा दूंगा। धम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना। इन्होंने कहा कि मुझे बलपूर्वक किसी को मार करके, किसी के ऊपर हिंसा करके कोई भी काम नहीं करना, मेरे को प्यार के साथ लोगों का दिल जीतना है। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा और मेरा पोता भी युद्ध नहीं करेगा। इन्होंने इस धम को फैलाने में बहुत योगदान दिया। इन्होंने लोगों के विचारों में ही परिवर्तन ला दिया। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध, इनका जो कलिंग का युद्ध था, ये इसमें इन्होंने युद्ध जनित, मतलब इन्होंने हिंसा, खून खराबा देखी। इसके बाद इनको युद्ध से तृष्णा हो गई, मतलब वितृष्णा हो गई कि अब मुझे बिल्कुल भी भविष्य में युद्ध नहीं करना है। अब जो अशोक का धम है ये क्या है? देखिए बच्चों, कोई जो इन्होंने धम बनाया था, इसमें कोई पूजा पाठ या फिर कोई कर्म कांड वाली बात नहीं थी। इन्होंने कहा कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मैं भी वही वाला काम करूँगा। ये बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित थे। कौन? अशोक। तो इन्होंने ये भी बात कही कि हमें जानवरों की जो बलि चढ़ती है इसको भी बंद करना है। दास के साथ या नौकरों के साथ जो बहुत ही क्रूर व्यवहार होता है, इसे भी बंद करना है। इन्होंने जनरली हर व्यक्ति को धर्म की शिक्षा प्रदान करी। इन्होंने अपने जो संदेश थे शिलाओं पर, स्तंभों पर लिखवा दिए। इन्होंने ये भी कहा कि जो इस संदेश को नहीं पढ़ सकता, मेरे अधिकारी उसको पढ़कर सुनाएंगे ताकि हर व्यक्ति मेरे संदेश को पढ़ सके। इन्होंने अपने प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। अब इनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ कौन सी थी बच्चों? इन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, इन्होंने विश्राम गृह बनवाए, इन्होंने मनुष्यों की तो व्यवस्था करी, चिकित्सा की, प्लस इन्होंने जानवरों के बारे में भी बहुत ध्यान रखा कि कोई भी जानवर है उसको कैसी बीमारी है या क्या है, उसके लिए भी इन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था करी। तो इन्होंने अपनी प्रजा के लिए भी बहुत अच्छे संदेश रखे। इन्होंने ये कहा कि दासों के साथ, नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी पर दया रखनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि दूसरे धर्म का भी हमें आदर करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने अपने धर्म की बातें करते रहें, हमें दूसरे के धर्म की बुराई भी नहीं करनी है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बाद मैं आपको इसका लेसन बताऊंगी। पहले आप अशोक का इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनना, इसको 2 टाइम्स आपको सुनना है।